हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और स्टूडेंट्स आज अपने करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान में दो ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज अपनी बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है। और जिन स्टूडेंट को यूँ मान लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि ओ का अर्थ भी ना समझ में है तो भी उनको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से ही आपको अपग्रेड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की क्या होगी? वह शाखा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, बस पढ़ते रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आपको यहाँ 3D इमेज दिखाई गई है, ये किसकी होगी? यदि आपको ध्यान हो, मैंने लगा दिया यहाँ एन लगा देता हूँ और ये सी लगा देता हूँ, यहाँ ओ लगा देता हूँ, तो आप समझ चुके होंगे कि ये किसका है। यानी कि यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये यूरिया का होता है। और यहाँ आपको ये दिखाई दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की इस प्रकार स्ट्रक्चर रहती है। चलो, तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा, ये क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलाइड ग्रुप का अध्ययन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अपने पास ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर कौन से? तो इसमें स्टूडेंट्स कार्बन मुख्य रूप से रहता है और उसके साथ में क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलाइड। यहाँ एक्स का अर्थ क्या है? हैलाइड है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स का अर्थ है हैलाइड, यानी कि आपके पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हो सकते हैं। तो इनका यदि अध्ययन करते हैं तो क्या वो कौन सी शाखा रहेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास क्या है? इनमें मेनली यानी कि आपको दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सिलेबस में क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करें। तो हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है कि यानी कि हाइड्रोजन व कार्बन से जितने बनते हैं उनका अध्ययन करना। यानी यहाँ एल्केन, अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो सकता है। तो यहाँ एल्केन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, यानी कि यहाँ इसमें सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा है? एल्केन, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एन कहते हैं। यानी कि इनके पीछे क्या लगते हैं? एन। नामकरण करते हैं तो यहाँ इनका लगता है एन के आधार पर नामकरण। और स्टूडेंट्स, वे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में यदि वे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो तो उनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। इनको कौन सा कहते हैं? सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। ओके। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर अनसैचुरेटेड कौन से होती हैं? तो स्टूडेंट्स, वे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन व हाइड्रोजन जुड़े हों। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि असंतृप्त कौन से होंगे? एल्कीन व एल्काइन। हाँ, तो यहाँ देखिए एल्कीन, तो इसमें क्या लगेगा? इन लगेगा। इन क्यों लगेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देखो, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, द्विआबंध, ठीक है ना। अब वहीं बात करते हैं एल्काइन की। तो स्टूडेंट्स, एल्काइन में क्या होता है? आयन लगेगा। क्या लगेगा? जब नामकरण करेंगे अपने तो आयन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें 3 बंध होते हैं। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है? 3D स्ट्रक्चर रहती है।
अब बात करते हैं यहाँ से कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो संतृप्त में स्टूडेंट्स क्या रहता है आपके पास, एल्केन, और ये दोनों हैं वो कौन से रहेंगे, अनसैचुरेटेड। ये सिंपल क्वेश्चन होता है और गलती हो जाती है। तो ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। ओके, तो समझ में आया होगा। यानी कि वे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो एल्केन कहलाते हैं, वे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कहलाएंगे, एल्कीन व एल्काइन कहलाएंगे। अब इनमें संतृप्त कौन सा है, एल्केन, और अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन व एल्काइन। इतना समझ में आ गया, हाँ सर, ठीक है ना। तो यहाँ अभी बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। यानी देखो यहाँ थोड़ा सा आपको जनरल हो सकता है कि कई बार वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसियर। परंतु यदि बात करते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो स्टूडेंट्स आपको याद करना होगा ब्रिजिलियस। कौन सा है, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ब्रिजिलियस, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक। अब बात करते हैं यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट, सर इसको 3 स्टार दे रहे हो, हाँ, यानी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में खोजा गया यानी कि बनाया गया था, वो कौन सा है स्टूडेंट्स, यूरिया। कौन सा है, यूरिया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्या किन्होंने बनाया और किन किन से बनाया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, 3 स्टार का मामला है। हाँ, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यूरिया को प्रयोगशाला में किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था। वोलर नाम का साइंटिस्ट थे, फ्रॉस्ट वोलर, उन्होंने 1869 में बनाया था। एक नंबर तो ये बात, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। इससे पहले आप यूँ मानिए कि यहाँ सिंथेसिस कंपाउंड नहीं थे, यानी कि संश्लेषित कंपाउंड। ये प्रथम था प्रयोगशाला में जो कार्बनिक कंपाउंड बनाया गया था। किन से बनाया गया था, अब इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का, NH2CO NH2, यही होता है ना, हाँ सर यही होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये किस से बनाया गया था, ये बनाया गया था अपने पास अमोनियम, अमोनियम और प्लस में क्या, साइनेट। अमोनियम साइनेट से बनाया गया था, अमोनियम साइनेट। इसको क्या कहते हैं, साइनेट, इसको कहते हैं अमोनियम। और अमोनियम साइनेट को संयुक्त रूप से क्या बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया गया था। किसने किया था, वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपको और आगे, यानी कि यहाँ देखो, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे तत्वों से मिलाकर बनाया गया था, तत्वों से मिलाकर बनाया गया था, क्या था, एसिटिक अम्ल। सर ये एसिटिक अम्ल क्या होता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्योंकि अपनी साधारण नामपत्ति होती है और एक IUPAC होती है। तो लगभग बच्चों को IUPAC में तो वो नामकरण कर देते हैं, परंतु साधारण होते हैं ना, उनका नामकरण नहीं कर पाते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। एसिटिक अम्ल का अर्थ होता है, यानी कि 2 कार्बन को साधारण में क्या कहेंगे, जब करते हैं तो एसिड कहते हैं, और इक लगता है तो यहाँ इसका सूत्र रहेगा CH3COH। हाँ सर इसको क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं क्या, हाँ, यानी कि एसिटिक अम्ल कह सकते हो, या इसको क्या, 2 कार्बन एथेन ओइक, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, वॉन ठाप के नाम के साइंटिस्ट थे, जिनको रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था,
क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें कि इन्होंने कार्बन की 4 संयोजकताएं, यानी कि टेट्रावेलेंसी होती है ना, कार्बन की 4 संयोजकता की खोज की थी। कार्बन की 4 संयोजकता, यानी कार्बन की टेट्रावेलेंसी की खोज की थी। किसने? वॉन थॉप ने। और 5वीं आप मत कर देना क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहां देखो, जो एसिटिक अम्ल आपको मैंने बताया ना, उसका स्ट्रक्चर, यानी इसको क्या कहते हैं? CH3। इसको कमाई रूप से लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं CH3। ये किसका ग्रुप है? ये है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और स्टूडेंट्स कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नामकरण यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और 2, और वो इस ग्रुप को क्या मान लेते हैं? एल्कोहल मान लेते हैं। और इस ग्रुप को क्या मान लेते हैं? कीटोन मान लेते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कीटोन वही डबल बॉन्ड होगा, उसके दोनों साइड R ग्रुप लगेगा, R का, यानी कि एल्काइल ग्रुप लगेगा। यदि आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है तो वो क्या होगा? कीटोन होगा। अन्यथा यदि ये इस प्रकार का मिलता है तो ये ओपन स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये वैसे दिखाया है, इसका नामकरण करते हैं तो 2 कार्बन, यानी कि ये काउंट किया जाता है, ये काउंट किया जाता है, एथेन ओइक अम्ल। तो इथेनोइक, इथेन ओइक, तो इसमें ये हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों वोवल इकट्ठे नहीं आते हैं, तो इथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार इसका नाम रहता है। इसको यदि हिंदी में लिखें तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। और यदि इसका साधारण किया जाता है तो इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है ना। अब इसकी क्या, यदि हो सकता है कि आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाई देना हो, तो यानी इस प्रकार इसका 3D स्ट्रक्चर मिलता है। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। सर ये हमारे को ना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स नो टेंशन हो जाएं, क्योंकि आपको लुईस अस्टक का रूल करवाऊंगा, उसमें आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब कंपाउंड की हो जाएगी। बस आप एक बार बने रहें कंटिन्यू रूप से। अब सर ये सिग्मा व पाई बंधों की संख्या, हाँ यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जेट ICR BHO है, उसमें एक क्वेश्चन सिमिलर रूप से आ ही जाता है, ठीक है ना। चाहे जेट का एग्जाम हो, ICR का, BHO का, यहाँ से सिंपल कंपाउंड पूछा जाता है कि इस कार्बन पर सिग्मा बंध व पाई बंधों की संख्या बताएं, या इस यौगिक में कितने सिग्मा कितना पाई बंध है। तो यहाँ अभी क्लियर कर लें, क्योंकि सिग्मा क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बंध, ठीक है ना। सिग्मा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब यहाँ ये हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें यूँ मानिए कि सिग्मा कहता है कि हमारा तो हिस्सेदारी है वो 1 रहेगी, यानी कि सिग्मा इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 होगा। और जो फालतू के कार्बन और कार्बन के बीच में बंध हैं, यानी कि एक बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड और हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, वो कहता है कि ये तेरा है काम। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ सिग्मा 1 ही रहेगा, पाई 0 रहेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एल्कीन। किसकी? एल्कीन की। तो एल्कीन में यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड रहता है। तो यदि एक आपके पास क्या है? सिग्मा बंध है, तो दूसरा जो बचा वो क्या रहेगा? पाई। तो यहाँ पाई का एक बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन में
3 बंध होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। कितने? 3। तो यहाँ सिग्मा बोल रहा है कि मेरा तो एक बंध फिक्स है। अब यहाँ कितनी है कार्बन और कार्बन के बीच में? 2 अलग बंध है ना, तो वो स्टूडेंट्स 2 यहाँ क्या हो गए? पाई के। तो इस प्रकार आपको कार्बन पर सिग्मा व पाई बॉन्ड का क्वेश्चन मिलेगा और आपको सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट करना है कि कितने सिग्मा कितना पाई बंध है। बस इतना ध्यान रखना, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा का होगा, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई का होगा। समझ में आया? हाँ सर आया। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। तो ये क्या है? मेथेन। तो इसमें आप बता सकते हो क्या? क्योंकि मैंने ओपन स्ट्रक्चर दिया है, हो सकता है एग्जाम में क्लोज स्ट्रक्चर आए, परंतु प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है? यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या बतानी है और पाई बंध की। अब आप कहोगे कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 सिग्मा 0 पाई। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें बताओ स्टूडेंट्स, यदि वो पार्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ तारा अंकित कार्बन पर या स्टार अंकित कार्बन पर हो तो उस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड बताएं। तो यदि तारा अंकित पूछा है तो उसने इसी कार्बन पर पूछा है, और ये कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा है ना, तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा 0 पाई हो जाएगा। और यदि उसने पूछा कि एथेन में कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो स्टूडेंट्स कितना? एथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? तो यहाँ ध्यान रखें, एथेन में तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 सिग्मा और 0 पाई। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ। तो स्टूडेंट्स प्रोपेन में बताएं, तो आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका जवाब रहेगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर को ओपन करें। कहने का अर्थ, यदि इस प्रकार 3 आपको सीधा मिल जाता है तो यहाँ ये कार्बन खुद संयोजकता पूरी कर लेगा, तो बस स्ट्रक्चर आप इस प्रकार बना सकते हो। तो यहाँ कितना है? 4 3 7 3 10 सिग्मा 0 पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई का कोई मामला नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कोई पाई का मामला नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या रहेगा? एथीन में आप कहोगे सर इसमें तो हमारे को 1 सिग्मा और 1 पाई दिखाई दे रहा है। शाबाश। तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो इसका अर्थ हुआ कि इस टोटल स्ट्रक्चर में पाई 1 बंद है, सिग्मा 1 2 3 4 5। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि पाई बॉन्ड, देखो पाई बंध क्या होता है? सिग्मा बंध के ऊपर, यानी कि यहाँ देखो सिग्मा बंध हमेशा आपका एक्सियल पोर्शन में बनता है, यानी कि हेड टू हेड बनेगा। सिग्मा बंध का निर्माण क्या होता है? हेड टू हेड। और पाई बंध का निर्माण स्टूडेंट्स होता है सिग्मा बंध के ऊपर, ओवरलैपिंग रहता है। तो यहाँ परबल बंध कौन सा रहेगा? सिग्मा परबल रहता है। यदि पाई और सिग्मा में बात करें तो स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? सिग्मा को कंपेयर करें पाई के साथ। तो
और वैसे यदि बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी रहती है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड प्रबल रहेगा, डबल बॉन्ड उससे कम और सिंगल बॉन्ड उससे कम। अब आपको यहाँ देखो, अब आप कहोगे कि सर ये सिग्मा बंध का निर्माण किससे होता है? बता दूंगा। फिर भी यदि आपको याद करना हो तो स्टूडेंट्स एस एस ऑर्बिटल से निर्माण हो सकता है, एस पी से निर्माण हो सकता है, और पी पी से निर्माण हो सकता है। किसका? सिग्मा बंध का। सर ये एस एस पी पी और एस पी ये क्या लिखा है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा दूंगा कि किस प्रकार सिग्मा बंध का निर्माण होता है, एस एस ऑर्बिटल से, पी पी ऑर्बिटल से और एस पी ऑर्बिटल से। बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि सिग्मा बंध का निर्माण किन के अति व्यापन से होता है, यानी ओवरलैपिंग, किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से इनका निर्माण होता है। तो इतना ध्यान रखना। हो सकता है कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। चलो यहाँ अब आपको एक सिग्मा एक पाई मिल गया। ये इसमें किसके स्ट्रक्चर है? 1 2 3, तो ये प्रोपेन की है ना, तो इस प्रकार आपको ध्यान लग गया होगा। सॉरी यहाँ प्रोपेन नहीं है क्योंकि यहाँ प्रो1 इन हो गया, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो एथीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स किसका है, यानी कि आप कहोगे सर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध है। हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो पाई कितनी हुई? पाई सर एक आपने बताया था सिग्मा, क्या 1 सिग्मा, तो ये 2 क्या हो गई? 2 पाई। और ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो इसमें स्टूडेंट्स कितनी है? 3 सिग्मा 2 पाई। समझ में आ गया? हाँ। अब सर इसका नामकरण करते हैं आयन के आधार पर। 2 कार्बन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एथ, तो एथाइन। और ये सर ये क्या लिखा है? तो एसिटिलीन। तो स्टूडेंट्स ये साधारण नाम पत्ती होती है, कॉमन नेम होता है, उनमें इसको 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एसिड, और इन के स्थान पर यहाँ लीन लगाया जाता है, तो एसिटिलीन। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। एसिटिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है। ये अभिक्रिया में कई बार रिएक्शन में नाम दिए जाते हैं कि एसिटिलीन की अभिक्रिया इससे करवाएं, तो हो सकता है कई बार बच्चों को एथाइन का तो ध्यान होता है परंतु एसिटिलीन का ध्यान नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स कोई मेरे को ये बता सकता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई हैं? बता सकते हैं? सर इसमें बताने की बात क्या है? 1 2 3, 3 तो हुए पाई, और 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। शाबाश, यही तो देते हैं आंसर स्टूडेंट। यहाँ गलती हो जाती है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको ओपन करें, तो यहाँ क्या है? इसका ओपन स्ट्रक्चर है। आप यहाँ एक जगह में तो सही है 3 पाई हैं, ठीक है 3 पाई इसी में, परंतु अब देखो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ये 12 सिग्मा 3 पाई। तो ये आंसर रहेगा। यदि आपको सिग्मा व पाई का अनुपात दिया जाता है, किसका? सिग्मा व पाई का अनुपात, तो कितना हुआ? 4:1 हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन सही करना है, न कि गलत, क्योंकि आपकी एक जल्दबाजी आपको सिलेक्शन से वंचित कर सकती है। ठीक है ना। अब सहजातीय श्रेणी, सर ये सहजातीय यानी कि क्या रहती है? होमोजीनस सीरीज, यानी इसमें रहता है कि इसमें जब भी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती है तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में अंतर समान रहेगा, यानी कि कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार व
अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक श्रृंखला प्राप्त होती है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सर ये अणुभार का अर्थ क्या हुआ, यानी कि कार्बन की स्टूडेंट श्रृंखला बढ़ेगी। अब कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए ये 3 कार्बन की थी, उसके बाद में 1 2 3 4, यानी ये 4 कार्बन की थी, फिर इसके बाद में 5 कार्बन हुआ, तो इसमें एक एडिशन हो गया, तो यहाँ 2 कार्बन के बीच में क्या हुआ, इस CH2 का अंतर आ जाएगा। तो इस CH2 का अणुभार कितना होता है, कार्बन का 14 और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन के 14, तो यहाँ अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक सहजातीय श्रृंखला प्राप्त होती है। बस इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका क्या होता है स्टूडेंट्स, CnH2n+2। ठीक है, अब बात करते हैं समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों, यानी कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में कितने अणुभार का अंतर रहता है, 14 का, 14 का। समझ में आया। बस अब इनमें ये ध्यान रखना है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज समान रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अणुभार बढ़ते हैं तो परिवर्तनशील रहती है, यानी कि सभी के रासायनिक गुण समान होंगे, जबकि भौतिक गुण, फिजिकल गुण है जैसे क्वथनांक या गलनांक, जैसे बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है, तो उनमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें अपने पास, यानी कि समजात श्रेणी। यहाँ इसका अर्थ है कि इसमें फर्स्ट कोई भी श्रेणी है उसका फर्स्ट सहजात कौन सा है, फर्स्ट सहजात यानी कि प्रथम सदस्य। एल्केन, एल्केन का स्टूडेंट्स देखो सामान्य सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। सर यहाँ हमारे को ये N का समझ में नहीं आया। N क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। यदि मान लीजिए आपने, सर हम तो इस N का मान 1 रखना चाहते हैं, तो N का मान 1 रखा आपने, तो यहाँ भी आपका 2N में क्या हुआ, N का मान 1 हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 1 कार्बन, तो 2 एकम 2 और 2 4 हाइड्रोजन। आपके पास क्या, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। सर ये 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के को नाम क्या देंगे, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा नाम इसका, मेथेन। यानी आपने 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो वो इसी प्रकार रहता है ना स्टूडेंट्स, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन को इसी प्रकार बताएंगे ना। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, मेथेन। यानी कि एल्केन का फर्स्ट सहजात कौन सा होगा स्टूडेंट्स, मेथेन। कौन सा होगा, मेथेन। मेथेन से न्यूनतम कुछ नहीं बनाया जा सकता एल्केन में, एल्केन में बनाया जाएगा तो फर्स्ट मेथेन ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर एल्कीन का कौन सा होगा, तो एल्कीन, एल्कीन के लिए स्टूडेंट्स बात क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ सर बताया था। तो इसमें ज़रूरत क्या रहेगी, 2 कार्बन की ज़रूरत रहेगी। तो फर्स्ट सहजात कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। सर एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो इसमें से 2 हटा दीजिए, एल्कीन का सूत्र आ जाएगा। यानी कि सर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ CnH2n क्या है, एल्कीन का सूत्र है। सर यहाँ आप बोल रहे हो कि एल्कीन में हमको इतना तो ध्यान है कि कार्बन और कार्बन लेना पड़ेगा और उसके बीच में डबल बॉन्ड लगता है, उस चीज़ को कहते हैं एल्कीन। हाँ, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन, सर आपने बताया था कि N का क्या होता है मान, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ स्टूडेंट्स 2 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने पास हो जाएंगे आपके पास, तो 2 2 4, यानी कि आपका सहजात बनेगा वो फर्स्ट सहजात कौन सा होगा, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का होगा। और 2 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का आपके पास क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। और इसको क्या कहेंगे, एथीन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 कार्बन को एथ और ईन लग गया तो एथीन।
एक कार्बन को मेथ और एन लग गया तो मेथेन। एल्काइन, एल्काइन सर इसमें क्या होगा कि इसमें 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 घटा दीजिए, तो CnH2n-2, इसका सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से 2 यहाँ कम हुए, अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से 2 यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ बराबर है 4 हाइड्रोजन यहाँ 2 कम हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये भी एल्काइन है, तो आपको पता होगा कि 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए 3 बंध, तो 2 कार्बन के बीच में, तो नंबर ऑफ कार्बन हमने लिए 2, तो 2 2 4 में से 2 गए तो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन का कौन सा यौगिक बनेगा स्टूडेंट्स एथाइन। कौन सा बनेगा सर एथाइन। किस प्रकार बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ H यहाँ H, तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है 2 कार्बन एथ और आयन लग गया एथाइन। समझ में आया, हाँ सर। अब स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक यानी कि इसमें एक ही हाइड्रोजन होगा, डाईहाइड्रिक में 2 एल्कोहल के ग्रुप लगेंगे, ट्राईहाइड्रिक में 3 एल्कोहल के ग्रुप लगेंगे। तो यहाँ देखो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है CnH2n+2 और ये O लगा दिया इसके साथ। सर एल्केन में यदि O जोड़ दिया जाए तो हाँ बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो कि ये इसका सूत्र क्या है, यानी कि ये प्रथम सहजात ये रहेगा। एक कार्बन का बनाना है, एल्कोहल का बनाना है, आपने एल्कोहल लगाया, एक कार्बन लगाया, कंप्लीट कर दिया। यानी आप कहोगे कि सर इसको क्या कहते हैं, एक कार्बन को सर हम कहते हैं मेथेन कहते हैं, तो यहाँ मेथेन, तो यहाँ इसमें हटा दो और इसका क्या लगता है ओल, तो मेथेनॉल, इसका क्या हो जाता है फर्स्ट सहजात। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल व ईथर, क्योंकि दोनों क्या होंगे, दोनों के समान सूत्र रहेंगे। ईथर का क्या है यहाँ पर CnH2n+2O। अब यहाँ स्टूडेंट्स बात देखो कि इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा। ईथर होता है ROR ग्रुप, तो इसमें आपको क्या 2 कार्बन की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप रहता है। तो यहाँ भी मान लीजिए 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड लेना होगा, परंतु फर्स्ट सहजात तो मेथेनॉल ही है। अब बात करते हैं, यहाँ देखो ये आपके पास क्या आ गया ROR का अर्थ हुआ यहाँ मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, या इसको मेथोक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं, नामकरण मैं करवा दूंगा। अब आपको यहाँ एग्री हब की क्या क्वालिटी रहती है कि आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिमिलर टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि वे यो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, यानी कि अणुभार समान हो, क्या हो अणुभार समान हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अणुभार समान रहेगा, समान हो। और यहाँ स्ट्रक्चर संरचना भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता। और यदि आप समावयवता का टॉपिक देखना चाहते हो हमारा लेक्चर, तो यूट्यूब पर सर्च करें आइसोमेरिज्म बाय एग्री हब, तो आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो आप कहोगे कि सर ये किस प्रकार है, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स इसमें भी तो 2 लेने होंगे, इसमें 2 लिए तो 2 2 4 और 2 6, 6 का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक CH3 CH2OH, तो यहाँ पर 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये है ना। यहीं पर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और दोनों का स्ट्रक्चर भिन्न हो जाएगा इन दोनों का। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में क्या होती हैं, समावयव होते हैं।
और जब दोनों समावयव कैसे हों, जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, तो ये आपस में स्टूडेंट्स क्या होती हैं, क्रियात्मक समावयव होते हैं। क्रियात्मक, सर इसका अर्थ ये है कि अल्कोहल व ईथर आपस में क्या होती हैं, क्रियात्मक समावयव होते हैं। हाँ, समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसी प्रकार रहता है स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड का सूत्र CHO। हाँ, इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, CHO। तो सामान्य सूत्र देख लीजिए, यानी कि इसमें सर हम क्या करें, इन में, यानी कि ये किसका है, एल्कीन का है, इसमें O लगा दो, लगा देंगे सर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र ये है, तो इसमें आपको क्या लगाना होगा, नंबर ऑफ कार्बन। यदि आपने 1 लगाया तो 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कौन सा बना सकते हो, नंबर ऑफ n का मान यदि 1 रखते हो तो स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है ना। यहाँ देखें, ये 2 कार्बन का है ना, ये 2 कार्बन का है, परंतु यहाँ 1 कार्बन का क्या होगा, मेथेन, एल लगता है तो मेथेनेल, मेथेनेल होता है स्टूडेंट्स। और यदि अपने 2 कर दिया जाए तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, हो गया ना। तो इसको कहते हैं एथेनेल। एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड का सूत्र आपने बता दिया ये, ठीक है ना। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यदि इस H का प्रतिस्थापन मैं R के साथ कर दूं, किसके साथ, R के साथ कर दूं, तो यहाँ हो जाएगा कीटोन। ये कीटोन हो जाएगा ना। कीटोन में क्या, RC डबल बॉन्ड R, ये होता है कीटोन, कीटोन होता है। कीटोन का सूत्र, सर ये सेम ही सूत्र है क्या, हाँ। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है सर कि एल्डिहाइड व कीटोन आपस में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समावयव। कि आपने अभी तो बताया था ईथर और एल्कोहल में कि जिनके अणु सूत्र समान हों, संरचना भिन्न हो, वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म। सर ये किस प्रकार होंगे, बता देते हैं। यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स देखो, अब आपको यहाँ भी इस कार्बन लेना होगा, यहाँ कार्बन, तो यहाँ 3 कार्बन का होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप n का मान क्या रखो, अब 3 रखो, 3 रख देते हैं। तो 3 रखेंगे तो CH3 CH2 CHO, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन कितनी है स्टूडेंट्स, 3। हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 और 6। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि यहाँ 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये है ना। यहाँ 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये आपस में क्या हो गए, क्रियात्मक समावयव हो गए। अब स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां देखो इसका सूत्र होता है RCOOH, यानी कि COH ग्रुप है। और ये स्टूडेंट्स परबल ग्रुप रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रियात्मक समूह में। आज ही इस चीज़ को याद कर लें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल परबल ग्रुप रहता है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर करते हैं इस प्रकार, तो आपको यहाँ देखो RCOH, कहीं इस प्रकार गलती मत कर देना, कभी नामकरण करो
तो कि एक पर एल्कोहल है और एक पर ही कीटोन है, ऐसा नहीं है। ये संयुक्त रूप से होता है स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। अब यदि स्टूडेंट्स मैं इस OH का प्रतिस्थापन कर दूं, OH को रिप्लेसमेंट कर दूं किसके साथ, OR के साथ कर सकता हूं, OCOR के साथ कर सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां देखो, यदि मैंने इसको यहां OX के साथ हो गया, तो इस प्रकार अपने कर सकते हैं ग्रुप में प्रतिस्थापन। देखो आपको स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ एस्टर में क्या करूँगा, यहाँ इस OH का प्रतिस्थापन OR के साथ कर दूंगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो RCOOR हो जाएगा ना बस। और यदि यहाँ देखो एस्टर, तो इस प्रकार का आपको होता है RCOOR। वहीं यदि अभी अपने मान लीजिए कि इसका प्रतिस्थापन किसके साथ कर दूं, मैंने बताया ना OH का करना है, तो यहाँ RCOOR हो गया। तो ये किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, एनहाइड्राइड का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, एनहाइड्रिक अम्ल, एनहाइड्राइड अम्ल हो जाएगा। यदि इस OH का प्रतिस्थापन मान लीजिए NH2 के साथ कर दिया जाए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, RCONH2। तो ये क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको, यदि स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया ना कि इस OH की जगह मैं क्या लगा दूं, X लगा दूं, तो क्या हो जाएगा RCOX। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज आपको क्या, इतने ग्रुप के याद करने हैं, क्रियात्मक समूह है, यानी कि और कुछ भी याद ना हो तो भी इसमें आपको इतना याद रखना होगा। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, लेक्चर नामकरण पर स्टार्ट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमीन, तो यहाँ सामान्य सूत्र इसका क्या हो जाएगा, CnH2n + 3n, ठीक है ना, CnH2n + 3n हो जाएगा। यहाँ n का मान यदि आप 1 रखते हो तो 2 एकम 2 और 3 5 हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन 1 रखा तो हाइड्रोजन 5 आ जाएंगे, 1 आपके पास n आ जाएगा और बन क्या जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर प्राथमिक एमीन है, तो इसमें यहाँ इस R की जगह क्या आपने नंबर ऑफ 1 रखा है ना कार्बन का, तो CH3NH2। तो ये क्या हो गया, 5 हाइड्रोजन, 3 2 5, 1 N और 1 कार्बन। तो ये आपके पास 1 कार्बन का एमीन बन जाता है, मेथेन एमीन। 1 कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन एमीन लगते हैं। एमीन में आपका क्या लगता है, सफिक्स एमीन, और प्रीफिक्स क्या लगता है, एमिनो। तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, परंतु यहाँ ध्यान रखें 1 डिग्री एमीन इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगी, वो 1 डिग्री एमीन होगी, चाहे कार्बन श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, जैसे 1 2 3 4। यहाँ यदि ये मिल गया तो इसका अर्थ ये है कि ये 1 डिग्री एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन है। अब बात करते हैं यहाँ पर द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में स्टूडेंट्स देखो, ये यहाँ पर प्राथमिक एमीन हो गया। यदि मैं इस H का प्रतिस्थापन R के साथ कर दूं, इस H को हटा दिया जाए, R लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। वही तो यहाँ पर है, यानी ये R1 R2 और बस ये आपके पास 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना। यहाँ यदि सर इसका अर्थ तो 3 डिग्री एमीन बहुत सिंपल है, हाँ, तीनों जगह R लगा दिया जाए।
तृतीयक एमीन, हाँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो R1, R2 और R3। सर ये इसका क्या रहता है? तो स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। वैलेंस सेल अभी तक हो सकता है आप समझ नहीं रहे हो, तो समझा देंगे। यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो उसमें से 3 तो इन्होंने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए और 2 ये इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इनको लोन पेयर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार रहता है तो एमीन का ग्रुप। यहाँ क्या दिया है? एमीन का वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर नहीं किया जाता, क्रियात्मक समूह के आधार पर करते हैं। यानी कि यहाँ कार्बन को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये 1 डिग्री एमीन है या ये 2 डिग्री है या ये 3 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ क्रियात्मक समूह को देखकर पहचानना है। सिंपल बात ये है कि आपको 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला समझ में आ गया, तो यहाँ इसमें यहाँ स्टूडेंट्स देखो इसमें ये H था, ये H था। अब 2 डिग्री बनाना है तो यहाँ R कर दिया जाए, 3 डिग्री बनाना है तो यहाँ R लग जाएगा। बस सिंपल काम है, इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन का वर्गीकरण, यानी डिग्री सेलेक्ट करना सिखाऊंगा स्टूडेंट्स इसमें। अभी 1 डिग्री क्या होता है? कार्बन क्या का अकॉर्डिंग है, कार्बन, न कि फंक्शनल ग्रुप। यानी इसमें कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है बस उस चीज़ को क्या कहते हैं? कार्बन डिग्री। यदि एक कार्बन परमाणु है वो केवल एक ही अन्य कार्बन से, जैसे मान लीजिए ये CH3 है और वो इस CH से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, ठीक है। तो इसे ही प्राथमिक कहते हैं। और यदि ये कार्बन है और ये कार्बन है मान लीजिए, तो ये 2 से जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। बस इस प्रकार बताना है। यदि आपके पास ये CH3 यहाँ लगा दिया जाए तो ये तो 1 डिग्री रहेगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बस यही तो डिग्री का खेल है। तो डिग्री ही आपको लेनी है। पहले क्या लेना है? नॉलेज। अब बात करते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, देखो आप मेरे को बताओ कि इसमें से 1 डिग्री के कार्बन कितनी है और 2 डिग्री के कितने हैं, 4 डिग्री के कितने हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, हाँ ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास क्या है? यानी कि ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये कार्बन है जो आपका क्या होता है? 4 डिग्री का कार्बन रहता है कार्बन के केस में। वहीं बात करें स्टूडेंट्स, अब इस एग्जाम्पल में आप बताओ कि कितने डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं और कितने 4 डिग्री कार्बन हैं। बताएं, जल्दी बताएं। अब आपका सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि सर ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है। तो ये 1 से जुड़ा 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा? ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री। ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री। बस समझ में आ गया ना। पर स्टूडेंट्स अब बात देखें, ये तो कार्बन में। अब यहाँ देखो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यहाँ क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है
वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग डिग्री दी जाती है। सर हम समझ में नहीं आया, हमें बता देंगे। यहाँ देखो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है ना, तो बस ये क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1 डिग्री। नहीं, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सुपर डिग्री, सुपर डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री उस टाइम होगा जब ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री होगा। सर कहने का अर्थ ये, हाँ ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये एल्कोहल 1 डिग्री है। सर इसमें ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है और जो कार्बन ये जुड़ा है वह कार्बन कितने से, 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखो, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लगा सकते हो ना। हाँ सर लगा सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो कि ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने से जुड़ा है, 1 से, 2 से, 3 से, तो ये एल्कोहल कितनी डिग्री हुआ स्टूडेंट्स, 3 डिग्री। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना यदि ये समझ में आया है। तो साइक्लोहेक्सेनोल कि मैं संरचना बना देता हूँ और इसमें आप बताओ कि ये एल्कोहल कितनी डिग्री है, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेनोल है एक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक या तृतीयक। अब आप कहोगे कि सर हमारे को समझ में तो आ गया, तो ये तो सिंपल बात है, ये तो क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 1 डिग्री। स्टूडेंट्स ये गलती कर देती हैं, ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो कार्बन क्या है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार। और आपको पूरा कोर्स यदि विस्तार पूर्वक देखना है तो हमारा एग्री हब का ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू। और स्टूडेंट्स इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और फिर भी यदि अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हो तो यहाँ 80032 19 संस्थान के नंबर हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हो। और फिर रही बात, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आप चाहते हो कि सर हमारे को इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दी जाए, तो भी हम आपको कोशिश करेंगे 100% प्रोवाइड करवाने की। और क्रैश कोर्स में यदि आप जुड़ना चाहते हो तो पूरा जेट, ICR और BHU के लिए हम हमारा इसी प्रकार क्रैश कोर्स ऐप में देंगे। तो आप ऐप पर ज़रूर एक बार ऐप पर विजिट करना और हमारे से संपर्क करना। थैंक यू।